हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लासेस। हम अपनी क्लासेस में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के दोनों सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और हम अकाउंटेंसी के थर्ड चैप्टर पे हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने उसमें कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा और अब हम कन्वेंशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर मेरी पहली वाली वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस के 2 कन्वेंशंस पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम कंसिस्टेंसी और मटेरियलिटी कंसेप्ट कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या होता है। देखिए, कंसिस्टेंसी का जो मेन मीनिंग है, जो आपको पता है कि एक चीज़ पे सेम थिंग पे स्टिक रहना, ठीक है, कि हम एक ही चीज़ को फॉलो करें, कंसिस्टेंट रहें एक चीज़ पे। ये जनरल मीनिंग होता है कंसिस्टेंसी का, राइट। अकाउंटिंग में ये क्या बोलता है, इट रिक्वायर्स अ कंपनी टू फॉलो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। जब एक कंपनी एक पूरा सेम अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स, मेथड्स फॉलो करती है ना, फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड वाइल मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग में इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक कंपनी को हर साल एक सेम जो प्रोसीजर वो फॉलो करती आ रही है, सेम जो मेथड वो फॉलो करती आ रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, उसको हर साल वही सेम फॉलो करना होगा और करना पड़ता है। ये कोई जनरल रूल नहीं है कि नहीं करना, बट सब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कंपेयर करना होता है अपने हर साल के आने वाले प्रॉफिट्स को एंड लॉसेस को। आप ये तो देखोगे ना कि आपको पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है। आप कंपेयर करते हो हर चीज़ को कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है हर साल के अकॉर्डिंग या कितना लॉस हो रहा है, राइट। तो कंपेयर करने के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस की, तो हमें एक ही मेथड पे स्टिक रहना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है, एक ही मेथड को हर साल सेम फॉलो करना होता है। अगर आप सेम मेथड फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, आपने एक साल तो कोई और मेथड फॉलो कर लिया, नेक्स्ट ईयर आपने कोई और मेथड फॉलो कर लिया, तो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होंगी, जो आपका प्रॉफिट या फिर कुछ भी है लॉस वो निकलेगा, वो सेम नहीं होगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, जिससे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फिर अपने फाइनेंशियल पोजीशन को। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक डेप्रिशिएशन मेथड होता है, एसेट्स को हम डेप्रिशिएट करते हैं, जैसे हर साल एसेट्स का जो अकाउंट बनता है उसमें क्या होता है, 2 मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, एक डिमिनिशिंग मेथड होता है। अगर आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपने एक ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ किया, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक मशीनरी खरीदी है 2000 रुपये की, 2000 की आपने एक मशीनरी परचेज़ कर ली, उसमें आपने स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिशिएशन यूज़ कर लिया कि हर साल आप उसमें से 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ आप उसमें से डिडक्ट करके चलोगे, ठीक है, ये आपने फॉलो कर लिया। नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया, डिमिनिशिंग मेथड फॉलो कर लिया। उसमें क्या होता है, आपने एक साल मान लीजिए 100 रुपीज़ आपने उसमें डिडक्ट कर लिया एज ए डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट ईयर आप क्या करोगे, 2000 में से डिडक्ट नहीं करोगे नेक्स्ट मंथ, आप करोगे 1900 में से, क्योंकि 100 तो आप पहले से डिडक्ट कर चुके हो। तो ये मेथड्स होते हैं डेप्रिशिएशन की, आगे अच्छे से आपको क्लियर आउट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अगर आप एक ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर में आप डिमिनिशिंग मेथड यूज़ कर रहे हो, तो वो अलग अलग हो जाएगा। उससे आपकी अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन क्या बोलता है कि आपको हर साल सेम मेथड या सेम प्रोसीजर फॉलो करना होता है, सो दैट आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को अच्छे से डिस्क्लोज कर पाओ उनके यूज़र्स के लिए, ठीक है। ये हमारा कंसिस्टेंसी कन्वेंशन था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मटीरियलिटी कन्वेंशन। मटीरियलिटी कन्वेंशन में क्या होता है, हम देख लेते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। ऑल मटेरियल आइटम्स मस्ट बी प्रॉपरली रिपोर्टेड in financial statements and it allows the company to violate another accounting principle if the item in question is immaterial. मटीरियल का जर्नल मीनिंग क्या होता है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो मटीरियलिस्टिक है, जिसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, उसे हम मटीरियल आइटम बोलते हैं, राइट। इसमें क्या बोला गया है कि जो मटीरियल आइटम्स है ना हमारे, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपरली रिपोर्टेड होने चाहिए, रिकॉर्डेड होने चाहिए, ठीक है। एंड इट अलाउज द कंपनी टू वायलेट अनदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसकी वजह से हम दूसरे प्रिंसिपल को भी वायलेट कर सके इफ़ द आइटम इन क्वेश्चन इज इमटेरियल। अगर
हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कुछ इमटेरियल चढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो नेक्स्ट यूज़र्स के लिए है वो अपना अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। अब आप सोचोगे कि मटेरियल भी आ गया, इमटेरियल भी आ गया। मेन जनरल मीनिंग तो आपको मैं इसका बता चुकी हूँ। मटेरियल मतलब जिसकी इम्पोर्टेंस है, जो कुछ अपनी इम्पोर्टेंस रखता है कहीं पे। इमटेरियल जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। मेन मीनिंग इसका क्या हो गया कन्वेंशन का, कि आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ मटीरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन ही इंक्लूड करनी है, मटीरियल आइटम्स को ही रिकॉर्ड करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिससे कि जो यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो कंपनी की मैनेजमेंट है, चाहे वो बाहर गवर्नमेंट है या पब्लिक है, उन सब के लिए डिसीज़न लेना ईजी हो जाए। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन डालोगे तभी तो वो सही डिसीज़न ले पाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं कि मटीरियलिटी होती क्या है। किसी चीज़, कोई आइटम है, कंपनी की कोई ट्रांजैक्शन है, हम कैसे ये मानेंगे कि वो मटीरियल है या इमटीरियल है, कि वो रिकॉर्ड करना उस ट्रांजैक्शन को ज़रूरी है या नहीं है। ऐसे कौन से आइटम्स है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। मटीरियलिटी क्या होता है, एन आइटम इज़ कंसिडर्ड मटीरियल इफ़ एनीथिंग इज़ omitted और misstating it could influence the decision of users of financial statements. दैट मीन्स अगर कोई भी आइटम ऐसा है जिसे आप रिकॉर्ड करना भूल गए हो, या फिर आपने उसे गलत रिकॉर्ड कर दिया है, ज़्यादा लिख दिया है उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट या कम लिख दिया है, उसके गलत रिकॉर्ड करने से या ना रिकॉर्ड करने से अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है यूजर्स के डिसीज़न को, तो वो मटेरियल आइटम है। हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपने एक मशीनरी खरीदी 5 लाख रुपीज़ की, आपने परचेज़ कर ली अपने बिज़नेस के लिए, और आप उसे लिखना भूल गए, ठीक है, आप उसे लिखना भूल गए, तो क्या होगा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो इफ़ेक्ट करेगा यूज़र्स को या फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को वो इफ़ेक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है यार, 5 लाख की मशीनरी आपने परचेज़ की और आप उसे लिखना भूल गए, तो वो अफेक्ट तो करेगा ना। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, अगर पब्लिक है वो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रही है, एक ऑलरेडी जो आपके पास एसेट्स थी, जो मशीनरी थी, वो आपके पास मान लीजिए 20 लाख की थी, 20 लाख की, और आपने 5 लाख की और परचेज़ की है। एक तो आप अपने एसेट्स को अपनी अकाउंट्स में चढ़ाओ कि आपके पास 25 लाख की 2.5 मिलियन की मशीनरी है, एक आप चढ़ाओ कि 2 मिलियन की है, तो वो इफेक्ट पड़ेगा ना। पब्लिक सोचेगी कि यार 2.5 मतलब 25 लाख की एसेट्स इनके पास है, तो अच्छा बिजनेस ग्रो हो रहा है, अच्छा बिजनेस है, वो इन्वेस्ट करेंगे। तो 5 लाख का भी काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ ले लीजिए कि आपने 200 रुपीज़ की एक चेयर खरीद ली, आप उसे लिखना भूल गए अकाउंट्स की बुक में, तो वो इतना इफेक्ट डालेगा नहीं। वो इतना 200 रुपये का आपका, तो अमाउंट डिसाइड करता है किसी आइटम की मटीरियलिटी को, कि अमाउंट कितना है उस आइटम का, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ठीक है। तो मटीरियलिटी को डिसाइड एक अमाउंट भी करता है, उस आइटम का नेचर भी करता है, ठीक है। इमटेरियलिटी क्या होता है, दैट हैव वेरी लिटिल और नो इम्पैक्ट ऑन अ यूजर्स डिसीजन, जिसका कोई इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, 200 रुपीज़ की आपने चेयर खरीदी है, ठीक है, तो वो 200 रुपीज़ की जो आपने चेयर खरीदी है, अगर आप उसे लिखना भूल रहे हो तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट आपका पड़ नहीं रहा है, राइट। अगर आप 5 लाख की मशीनरी खरीद के उसे लिखना भूल रहे हो, या सपोज़ कीजिए ओमेटेड छोड़िए, आपने क्या किया, मशीनरी खरीदी थी 5 लाख रुपीज़ की, आपने उसको 1 लाख रुपीज़ में आपने वो उसके जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया उसे एज अ 1 लाख रुपी कर लिया, तो 4 लाख रुपीज़ आप लिखना भूल गए, उसे मिस स्टेट कर दिया आपने, 5 की जगह 1 चढ़ा दिया, ठीक है, 1 रिकॉर्ड कर दिया, तो वो भी तो इफेक्ट करेगा ना। एक तो 21 लाख रुपीज़ की प्लांट एंड मशीनरी है आपके एसेट्स में, एक 25 लाख की है, तो ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती है अपनी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी, आपके प्रॉफिट्स को भी, ठीक है। और इमटेरियल जिसका बहुत ही कम इफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, आपने बिजनेस अच्छा प्रॉफिट किया, उसमें आपने एक पार्टी रखी, उस पार्टी में आपका थोड़ा बहुत खर्चा हुआ, तो वो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रिकॉर्ड्स में चढ़ाओगे, राइट। तो मटेरियलिटी या इमटेरियलिटी एक आइटम की क्या डिसाइड करता है, उसका अमाउंट डिसाइड करता है, उसका नेचर डिसाइड करता है। अब ये पार्टी थी, ठीक है, वो रोज़ रोज़ नहीं होएगी आपके बिजनेस में, कभी कभी, जैसे मान लीजिए कभी कोई ओकेजन है या कभी कोई आपको
अच्छा प्रॉफिट हुआ तभी वो पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती है, राइट। रोज़ रोज़ तो नहीं होती। तो उसका नेचर है नहीं, उसका नेचर क्या कि वो कभी कभी होती, तो वो रिकॉर्ड इतना ज़रूरी नहीं है उनको रिकॉर्ड करना। तो दो चीज़ें जो मेन होती हैं, दैट इज़ नेचर ऑफ आइटम, राइट, एंड द सेकेंड वन इज़ अमाउंट ऑफ द आइटम। ये दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा आइटम मटेरियल है और कौन सा आइटम इममटेरियल है, मटेरियलिटी को और इममटेरियलिटी को जानने के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ें मेन होती है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सा आइटम मटेरियल है। हम उसका नेचर देखेंगे कि वो रोज़ रोज़ हो रहा है तो वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर वो साल में एक बार हो सॉरी अगर वो साल में एक बार हो रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और उसका आइटम तो मटीरियलिटी कन्वेंशन बोलता है जो काफ़ी ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसे सही से रिकॉर्ड करेंगे, ना ज़्यादा ना कम, और ना ही उसे भूल सकते, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ेगा यूज़र्स के डिसीज़न पे। ये हमारे मटेरियल कन्वेंशंस थे 4 टाइप के, जो हम क्लियर आउट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।